क्रांति और मैं प्रीति आपका अपने परिवार एग्जाम्पल में स्वागत करती हूँ। तो गुड मॉर्निंग, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग आप सभी को। आप सभी का दिन मंगलमय हो, शुभ हो, अच्छे से आप लोग पढ़ाई करो। चलो तो क्लास स्टार्ट हो चुकी है। एक बार जल्दी से क्लास को लाइक करके शेयर कर दीजिए ताकि और स्टूडेंट्स क्लास में लाइव आ सके। अच्छा 5 मिनट लेट हुई तो आप लोगों के कमेंट आने शुरू हो गए, मैं 5 मिनट लेट हो गई। पहली बात तो 5 मिनट लेट नहीं है, सिर्फ 3 मिनट लेट है क्लास, और थोड़ा टाइम लग जाता है। देखो क्लास जब एडजस्ट होती है, क्लास को लगने में थोड़ा बहुत टाइम ऊपर नीचे हो जाता है ना। चलो तो यहाँ पे क्लास स्टार्ट हो चुकी है और कहाँ, जहाँ पे हमने कल अपना सेशन छोड़ा था वहीं से आज कंटिन्यू करेंगे। हमने थर्ड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर हमको पढ़नी थी ना। हमने कहाँ तक पढ़ लिया था? पहली जनरेशन, सेकंड, थर्ड और फोर्थ आज चलनी है। उसके बाद एक मैं शॉर्ट नोट आपका बना दूंगी ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो, मतलब फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ का एक शॉर्ट नोट। क्लियर? चलो अब यहाँ पे स्टार्ट करते हैं हम फोर्थ जनरेशन ऑफ कंप्यूटर के बारे में। और मैंने ही आपको होमवर्क भी दिया था कल, और आप में से मोस्टली बहुत सारे स्टूडेंट ने उसका आंसर भी दिया, और कुछ स्टूडेंट थे जो अपने कीमती समय में से वो 2 मिनट नहीं निकाल पाए। भाई थोड़ा टाइम निकाल लिया करो, आप आंसर दोगे ना, उससे देखना आप आगे चलकर आपको ही बेनिफिट मिलने वाला है। चलिए मुझे बताओ अब यहाँ पे फोर्थ जनरेशन ऑफ कंप्यूटर के अंदर क्या चीजें आई थी। फोर्थ जनरेशन ऑफ कंप्यूटर के अंदर आपको क्या क्या चीजें देखने को मिली। तो यहाँ पे अगर हम बात करते हैं, सबसे पहली चीज आती है आपकी माइक्रो प्रोसेसर। तो जो आजकल आप लोग लैपटॉप में, कंप्यूटर में, फोन के अंदर जो छोटा सा माइक्रो प्रोसेसर चिप देखते हो, तो उसकी शुरुआत कब हुई थी? फोर्थ जनरेशन ऑफ कंप्यूटर में। क्लियर? तो यहाँ पर लिखना है सबसे पहले कि यहीं पे आपकी क्या चीजें स्टार्ट हुई? माइक्रो प्रोसेसर। यहाँ पर क्या बनने शुरू हो गया आपका? तो यहाँ पर हम लोगों ने इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई के लिए या विद्युत की प्रवाह के लिए माइक्रो प्रोसेसर को क्या करा था हमने? तो माइक्रो प्रोसेसर को बनाना शुरू कर दिया था। अब होता क्या है, देखो स्टार्टिंग में सबसे शुरुआत में मैंने आप लोगों को बताया, सबसे शुरुआत में वैक्यूम ट्यूब बना, फिर हीटिंग की प्रॉब्लम आने लग गई तो सेकंड जनरेशन में आपका ट्रांजिस्टर बना, फिर ये थोड़ा छोटा, मतलब बहुत ज्यादा संख्या में लगाना पड़ता था। उसके बाद आपका ये आईसी इंटीग्रेशन सर्किट बना, फिर उसके बाद आपका क्या बनता है? माइक्रो प्रोसेसर चिप बनता है। तो माइक्रो प्रोसेसर चिप जब बना तो पहला माइक्रो प्रोसेसर चिप कौन सी कंपनी के द्वारा बनाया गया था और उसका नाम क्या था? एक बार आंसर करना यहाँ पे जल्दी से। हाँ बिल्कुल ठीक है, VLSI का प्रयोग होना शुरू हो गया था। वेरी वेरी गुड। दिख नहीं रहा है मैम, दिख नहीं रहा? ओके चलो मैं व्हाइट ले लेती हूँ। ठीक है चलो बताओ यहाँ पे बेशक सही बता रहे हो आंसर आप, VLSI का इस्तेमाल होना शुरू हो गया था। अच्छा माउस नहीं, माउस आपका 1964 में बना है। भाई कौन बोल रहा है 1968 में? माउस आपका 1964 में बना है। ठीक है, और किसके द्वारा? तो ये नाम था उनका डगलस एंगलबर्ट, नाम था उनका डगलस एंगलबर्ट। तो डगलस एंगलबर्ट ये एक साइंटिस्ट थे, इनके द्वारा ही आपका माउस बना था। कब? तो 1964 में, 1964 में आपका माउस बना था। क्लियर? हाँ पेन चेंज कर लिया भाई, व्हाइट तो दिख रहा होगा ना अब आपको। चलो तो यहाँ पे देखो, अगर मैं आप लोगों को बताती हूँ तो माइक्रो प्रोसेसर चिप चौथी जनरेशन में आती है और ये बनाई जाती है किसके द्वारा? फेडरिको फैगिन। अब बहुत सारे लोग थे, चलो दोबारा से इसको नोट कर लेना, यहाँ पे लिख लेना। माइक्रो प्रोसेसर चिप को बनाने के लिए बहुत सारे वैज्ञानिक थे, उनमें से एक वैज्ञानिक का नाम था फेडरिको फैगन। फेडरिको फैगन, नागिन से आप याद रख सकते हो ना, फैगन नागिन, कुछ ऐसे करके इसको याद रख लेना। और ये जो चिप बनी थी, सबसे पहले माइक्रो प्रोसेसर चिप को बनाने वाली कंपनी थी इंटेल, और इस चिप का नाम था इंटेल 4004। इस चिप का नाम क्या था? इस चिप का नाम था इंटेल 4004। ठीक है, तो ये आपकी पहली माइक्रो प्रोसेसर चिप बनी थी जिसको फेडरिको फैगन ने अपने टीम के साथ मिलकर बनाया था। क्लियर? और याद रखना ये किसके लिए बनी थी? तो ये भी आपकी एक तरीके से सप्लाई, इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई के लिए बनाई गई थी। इस चिप को, माइक्रो प्रोसेसर को भी किसके लिए बनाया गया था? इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई के लिए, क्योंकि हम सब जानते हैं कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है और कंप्यूटर को चलाने के लिए विद्युत की आवश्यकता होती है, और विद्युत को प्रवाह करने के लिए हम बहुत अलग अलग चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं। इस वजह से चौथी जनरेशन में माइक्रो प्रोसेसर चिप को बनाया जाता है। क्लियर? हाँ इंटेल 4004 याद रखना है इसको। अब देखो आगे चलते हैं, नेक्स्ट है ना। इसमें और कौन कौन सी चीज़ें बनी? देखो एक शब्द आता है, बहुत ही ज़्यादा कॉमनली देखा जाता है, वो होता है विंचेस्टर डिस्क। आपको पता है विंचेस्टर डिस्क क्या होती है? अभी थर्ड जनरेशन ही चल रही है। ठीक है, अब देखो यहाँ पर एक शब्द आता है आपका, क्या? विंचेस्टर डिस्क। क्या होता है? तो ये शब्द होता है आपका विंचेस्टर डिस्क।
अब यहाँ पर आपको बताना है कि भाई विंचेस्टर डिस्क क्या होती है, क्योंकि डायरेक्ट यहाँ से क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएगा एग्जाम के अंदर। तो ये विंचेस्टर डिस्क क्या होती है। अब जब आप लोग अपने कंप्यूटर को, जैसे सीपीयू की बात करती हूँ, अगर एक पर्सनल कंप्यूटर आप लोगों के पास डेस्कटॉप कंप्यूटर है जिसमें एक मॉनिटर होता है, एक सीपीयू होता है, और क्या होता है तो एक माउस होता है, और साथ में आपको एक कीबोर्ड मिलता है। तो जब आप अपने सीपीयू को ओपन करोगे उसके अंदर एक मदरबोर्ड मिलेगी, और मदरबोर्ड में एक जगह होती है जहाँ पे हार्ड डिस्क होती है। हार्ड डिस्क पता है ना कैसी होती है, तो हार्ड डिस्क कैसी होती है, हार्ड डिस्क एक पूरी बंद होती है एक मेटल के अंदर, है ना, प्लास्टिक, हार्ड प्लास्टिक होता है, और कई बार वो धातु का बना भी होता है, अब एल्युमिनियम धातु का। अब मैं अगर आपको बताऊं जो हार्ड डिस्क है, और अगर आपके पास लैपटॉप है तो लैपटॉप जहां आप कीबोर्ड कीपैड पे काम करते हो, अगर उसको आप खोल कर देखो तो एक मदरबोर्ड मिलेगी, और उसी के साइड में आपका एक हार्ड डिस्क लगा होगा। हार्ड डिस्क को अगर मैं बीच में से काट दूं, काटने का मतलब है इसका प्लास्टिक अगर मैं हटा दूं हार्ड डिस्क का, तो ये ओपन होकर मुझे कुछ ऐसा दिखाई देगा। इसके अंदर 1 2 3, अगर महंगी वाली हार्ड डिस्क है तो आपके पास 3 डिस्क मिलेंगी, एक के ऊपर एक डिस्क, उसके ऊपर एक और डिस्क, ठीक है, और उसी डिस्क में सारा डाटा स्टोर होता है। याद होगा मैंने आपको बताया था, आप जब भी नया लैपटॉप लेते हो, आप जब भी नया कंप्यूटर लेते हो, तो सबसे पहला काम होता है उसको बूटिंग करने का, सबसे पहला काम होता है उसके अंदर विंडो को इंस्टॉल करने का, यही काम होता है ना। तो जो विंडो आप इंस्टॉल करते हो वो कहाँ जाती है, वो विंडो स्टोर होती है आपकी हार्ड डिस्क में। आप लोगों के लैपटॉप में और कंप्यूटर में सी ड्राइव होती है ना, स्टार्ट कहाँ से होती है, तो ड्राइव शुरू ही सी से होती है, याद है। जब भी आप लैपटॉप या कंप्यूटर खोलते हो तो उसकी सी ड्राइव से वो स्टार्ट होती है। क्यों, क्योंकि जितना भी आपका हार्ड डिस्क, जितना भी आपका ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, चाहे वो विंडो हो चाहे वो मैकिंटॉश हो, वो स्टोर होता है हार्ड डिस्क के अंदर, और हार्ड डिस्क के लिए रिजर्व ड्राइव होती है ड्राइव सी। तो ड्राइव सी पूरा डाटा ये हार्ड डिस्क के पास होता है, और ये एक तरीके का सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है। कहते हैं ना अगर हार्ड डिस्क करप्ट हो गई तो आपका कंप्यूटर की जो स्क्रीन होती है वही नहीं दिखाई देगी। क्यों, क्योंकि जब विंडो ही उड़ जाएगी तो कैसे आपकी पहली स्क्रीन दिखाई देगी। तो जब आप कहते हो कि मैम 10 या 15 महीनों से मैंने लैपटॉप को टच नहीं किया था, और जब भी ओपन करता हूं सिर्फ ब्लैक स्क्रीन दिखाई देती है, लेकिन लैपटॉप तो चल रहा होता है, इसका मतलब आपकी हार्ड डिस्क खराब हो चुकी है और उसमें रखी विंडो भी उड़ चुकी है। क्लियर, तो वो चीजें होती हैं। तो यही आपकी विंचेस्टर डिस्क होती है। जब आप हार्ड डिस्क का प्लास्टिक हटा दोगे और वो एक के ऊपर एक के ऊपर एक डिस्क आपको जो दिखाई देती है, उसी को विंचेस्टर डिस्क बोला जाता है, और इसी को हम स्टैक ऑफ डिस्क बोलते हैं। ये शब्द याद रख लेना, क्योंकि इंग्लिश में भी डायरेक्ट ही आ जाता है। स्टैक ऑफ डिस्क का मतलब क्या होता है, एक के ऊपर एक डिस्क, एक के ऊपर एक डिस्क जो लगी होती है उसी को बोलते हैं हम स्टैक ऑफ डिस्क, है ना, उसी को डिस्क का स्टैक बोला जाता है, एक के ऊपर एक, एक के ऊपर एक। तो ये भी आपकी 4th जनरेशन के अंदर ही आनी शुरू हुई थी। ठीक है, ये भी किसके अंदर आनी शुरू हुई थी भाई, पेन का कलर बदल लूं, अब तो दिख रहा होगा, व्हाइट कलर तो दिख रहा होगा सर, व्हाइट कलर तो आपको क्लियरली विजिबल होगा भाई। वो ये ग्रीन था, ग्रीन मैंने चेंज कर दिया, ग्रीन नहीं दिख रहा होगा। तो चलो, तो ये समझ में आया आपको। तो विंचेस्टर डिस्क एज अ स्टोरेज डिवाइस आपकी 4th जनरेशन के अंदर आना शुरू हो गया था। भाई क्लास को शेयर कर देना, ठीक है। चलो, तो यहां पर आपको समझ में आ गया कि विंचेस्टर डिस्क आई और माइक्रो प्रोसेसर चिप आई। इसके बाद अगर मैं आगे आपको बताती हूं तो यहां पर याद रखना है आप लोगों को, जो आपका टाइम शेयरिंग है, या आप देख सकते हो एक तरीके से इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर भी आपका कब शुरू हो गया था, इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर, जिसे हम कहते हैं भाई, आप बोल सकते हो इसको पैसों का लेन देन, है ना, इंटरनेट के माध्यम से या नेटवर्क के माध्यम से, इंटरनेट या नेटवर्क के माध्यम से पैसों का लेन देन आज के टाइम में, माध्यम से, ठीक है, पैसों का लेन देन आज के टाइम में जो हम लोग एक जगह से दूसरे जगह पैसों को ट्रांसफर करते हैं इंटरनेट के थ्रू, तो ये चीजें आपकी 4th जनरेशन में ही शुरू हो चुकी थी। भारत में, मतलब इंडिया के अंदर इंटरनेट 1995 में आया है, लेकिन पूरी दुनिया में तो 1970 से ही आ रहा था। तो वहां पर इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर 4थी जनरेशन के अंदर ही होना शुरू हो गया था। क्लियर, अब हम चलते हैं लास्ट जनरेशन, फिर हमको क्वेश्चन भी करने हैं। तो ये चीजें आपको समझ में आ गई, स्क्रीनशॉट ले लेना, और इसको नोट कर रहे हो तो बहुत अच्छी बात है, नोट जरूर कर लीजिएगा। चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट देखोगे आप, तो नेक्स्ट यहाँ पर आती है आपकी लास्ट जनरेशन, जिसको बोला जाता है 5th जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। क्या बोला जाएगा, 5th जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। अच्छा, उसमें सन रह गया भाई, उसका सन लिख लेना।
ठीक है। इससे पहले जो मैंने आपको फोर्थ जनरेशन लिखवाई है इसमें लिख लेना ये कब से लेकर कब तक थी। तो फोर्थ जनरेशन की अगर मैं बात करती हूं तो ये 1975 से लेकर 1989 तक थी, ठीक है। 1975 से लेकर 1989 तक आपकी फोर्थ जनरेशन ऑफ कंप्यूटर थी, कंप्यूटर की चौथी पीढ़ी थी। अब चलते हैं हम फिफ्थ जनरेशन ऑफ कंप्यूटर के पास। फिफ्थ जनरेशन ऑफ कंप्यूटर ये 1989 से लेकर टिल नाउ अब तक है ना। अब तक हम फिफ्थ जनरेशन ऑफ कंप्यूटर के अंदर ही काम कर रहे हैं। इसके अंदर क्या क्या चीजें होती हैं, तो इसके अंदर जितनी भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आप देख रहे हो, आप जैसे ही जाते हो गेट अपने आप खुल जाता है किसी मॉल का, या मेट्रो की अगर मैं बात करती हूँ तो सेंसर लगे होते हैं, गेट खुला हुआ है, आप बीच में खड़े हो तो गेट बंद नहीं हो सकता। तो ये जितनी भी नई नई टेक्नोलॉजी आई है या जितनी भी ये सेंसर चीजें आई हैं, ये सब आपकी फिफ्थ जनरेशन के अंदर ही बनी है। तो सबसे पहले तो यहां पर आप लिखना आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, सबसे पहले आ जाएगा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ठीक है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जिसको अगर आप चाहो तो इसको हिंदी में भी यही बोला जाएगा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। आपने कई बार टीवी में देखा होगा ब्रेक, है ना, एडवर्टाइजमेंट देखा होगा इंटेलिजेंस। आपने कई बार टीवी में विज्ञापन देखा होगा, एडवर्टाइजमेंट देखा होगा कि एक वॉइस रिकॉग्नाइजर आता है ना, बोलते हैं एलेक्सा आज खाने में क्या बना है। ऐसे नहीं बोलते, जैसे रिकॉर्ड कर देते हैं, पहले आप बोलते हो कि आलू गोभी की सब्जी कैसे बनती है, तो वो नेट पे सर्च करेगी और आपको बता देगी। आप बोलोगे कि हार्ड डिस्क करप्ट हो गई, कैसे पता लगाएं, वो अपने आप नेट पे सर्च करती है, आपको बता देती है। आप बोलोगे कि आज ट्रेंडिंग में क्या चल रहा है, वो अपने आप सर्च करती है, आपको बता देती है। और तो और अगर आप उसमें कोई चीज़ स्टोर कर दो, सपोज जैसे कुछ लोगों को होती है, नई जनरेशन आ रही है, हम लोग इतना डिजिटल चीज़ों में घुस चुके हैं कि हमको बहुत कम चीज़ें याद होती है। भाई पहले के टाइम में आप देखोगे तो पूरे खानदान का नंबर हमको दिमाग में फीड रहता था, मम्मी का नंबर क्या है, पापा का नंबर क्या है, भैया बहन भाभी सबका नंबर याद होता था। आज के टाइम में जितने भी नंबर हैं आपने अपने फ़ोन में स्टोर कर रखे हैं, गिने चुने नंबर आपको याद रह पाते हैं। तो वही चीज़ होती है उसके अंदर, अगर आप एक बार स्टोर कर दोगे कि भाई आपने कहीं दवाई रखी है, कि मैंने अपने दादाजी की दवाई तीसरे ड्रॉर में रखी हुई है ना, रेड कलर का है, तो जब भी अगर आप घर से बाहर भी जाते हो तो उस एलेक्सा को, वो जो आपकी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, वो एक डिब्बा सा ही होता है जैसा रेडियो आपने देखा होगा छोटा सा, उसको आप रख दो। फिर कोई भी अगर व्यक्ति उससे पूछेगा कि भाई दादाजी की दवाई कहाँ रखी है, तो उसके अंदर स्टोर है, वो खुद बोल देगी कि वो रेड कलर के तीसरे ड्रॉर के अंदर रखी है। तो ये जो नई नई टेक्नोलॉजी आनी शुरू हो गई है, ये आपकी फिफ्थ जनरेशन ऑफ कंप्यूटर के अंदर आई है। और इसी के अंदर आपका ULSI भी आया है, जिसकी फुल फॉर्म होती है अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन सर्किट, अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट, ठीक है। तो ULSI बहुत सारे, मतलब 10,000 से ज्यादा इंटीग्रेटेड सर्किट इस ULSI के अंदर लगे होते हैं, और यहां पर इसी का काम होता है विद्युत को प्रवाह करने का। क्या होता है, तो विद्युत को प्रवाह करने का। क्लियर, चलो आगे चलें यहाँ पे। हाँ बिल्कुल, ठीक है। तो ये एलेक्सा हो गया। अगर मैं आपको बात करती हूँ यहाँ पर अगर बात करते हो, जैसे माइक्रोसॉफ्ट है, माइक्रोसॉफ्ट का वॉइस रिकॉग्नाइजेशन है कॉर्टाना करके उसका एक सॉफ्टवेयर है, आप जो भी बोलोगे उसको कैच कर लेता है, ठीक है। अगर मैं आईफोन की बात करती हूँ तो उसका है सीरी। तो ये बहुत सारे अलग अलग कंपनी के आप अलग अलग वॉइस रिकॉग्नाइजेशन देखोगे। चलो आगे देखते हैं। अब एक शॉर्ट नोट बनाना जिसमें मैं आपको सारी जनरेशन कंप्लीट करवा दूंगी, फिर हम लास्ट के टाइम में करते हैं क्वेश्चन, ठीक है। हाँ बिल्कुल, अब देखो एक शॉर्ट नोट आपको बनाना है, फटाफट जो जो चीजें होंगी मैं जल्दी से कंप्लीट करवाती हुई चल रही हूँ। एक शॉर्ट टेबल बनाओ, मैं यहाँ पे टेबल फटाफट से बनाती हूँ और आप लोगों को भी साथ में बनाते हुए चलना है, ठीक है। सबसे पहले यहाँ पे लिखना भाई इलेक्ट्रिसिटी या विद्युत प्रवाह के लिए, इंग्लिश हिंदी खुद कर लेना ना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। विद्युत प्रवाह या इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई, यहाँ पे लिखना फर्स्ट जनरेशन, यहाँ पे लिखना सेकंड जनरेशन, यहाँ पे लिखना थर्ड जनरेशन, और यहाँ पे लिखना फोर्थ जनरेशन, और लास्ट में आ जाएगा आपका फिफ्थ जनरेशन। क्लियर, चलो अब देखो यहाँ पे अगर मैं बोलूँ एक एक करके सारी चीजें आपको देखते हुए चलना है। विद्युत प्रवाह के लिए अभी हमने पढ़ा है, पहली जनरेशन में किसको इस्तेमाल करते थे, तो फर्स्ट जनरेशन में आती थी वैक्यूम ट्यूब। हम वैक्यूम ट्यूब का या फिर वॉल्व्स का इस्तेमाल करते हैं अगर हमको बिजली चाहिए होती है ना, इलेक्ट्रिसिटी। दूसरी जनरेशन के अंदर ट्रांजिस्टर आना शुरू हो गया, क्या आ गया, ट्रांजिस्टर। तीसरी जनरेशन के अंदर इंटीग्रेटेड सर्किट आ गया, क्या आ गया, इंटीग्रेटेड सर्किट आ चुका था।
फोर्थ जनरेशन के अंदर अभी हमने पढ़ा है माइक्रो प्रोसेसर आया है। क्या आया है? माइक्रो प्रोसेसर। और लास्ट फिफ्थ जनरेशन के अंदर ULSI, जिसकी फुल फॉर्म होती है अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट। ठीक है, अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट। तो ये फिफ्थ जनरेशन में आया। शॉर्ट नोट है, बहुत फटाफट चीजों को आप देखते हुए चलना। ठीक है, हाँ स्पीड बताओ, बिल्कुल सपना जी स्पीड बताऊंगी। पहले की अगर हम बात करते हैं तो मिली सेकेंड होती है, इसके बाद लिखना इनकी गतियां, इनकी स्पीड कितनी होती है, कंप्यूटर जो चलता है उसकी स्पीड कितनी होती है। तो पहले वाले की होती है मिली सेकेंड। पहले वाले की क्या होगी? पहले वाले मिली सेकेंड में अपनी चीजों को नापता है। दूसरे वाले में आ जाता है माइक्रो सेकेंड, 1 माइक्रो सेकेंड में ऑपरेशन को करता है। तीसरे वाले की होती है नैनो सेकेंड, 1 नैनो सेकेंड में कैलकुलेशन को करने वाला। और चौथे वाले की होती है पीको सेकेंड, 1 पीको सेकेंड। अभी मैं बताऊंगी इसको भी भाई पीको सेकेंड क्या होती है और माइक्रो सेकेंड क्या होती है, क्लियर। उसके बाद फिफ्थ जनरेशन में भी आपका पीको सेकेंड ही आएगा। ये गतियां हैं, इन गति में ये कैलकुलेशन, इतनी फास्ट कैलकुलेशन होती है इसकी, तभी तो बोलते हैं कंप्यूटर कितना तेज चलता है। 10th जनरेशन क्या है? तो देखो मैं आपको बताती हूँ, बताऊंगी, आपने बहुत सारे लैपटॉप पे देखा होगा कि भाई i10 10 जनरेशन का है ये, वो उसके प्रोसेसर के बेस पे है। जब आपका 5th जनरेशन बन गया ना, तो इसी के प्रोसेसर के बेस पे आपकी जनरेशन डिसाइड होनी शुरू हो गई। तो आप कह सकते हो ये 5th जनरेशन का ही पार्ट है। लेकिन वो 10 जनरेशन अभी आई नहीं है, क्योंकि अभी 5वीं पूरी नहीं हुई। अभी हर एक कंप्यूटर में आपको आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ही नहीं दिख रही है। अब देखो यहाँ पे जो मैं लिखवा रही हूँ उसको लिखते हुए चलना मेरे साथ में। मिली सेकेंड का मतलब क्या होता है? तो मिली सेकेंड का मतलब होता है 10 टू द पावर -3, 10 टू द पावर -3। माइक्रो सेकेंड का मतलब होता है 10 टू द पावर -6। तो 10 की पावर -6 का मतलब 1/10 की पावर 6। उसके बाद नैनो सेकेंड आती है। नैनो सेकेंड का क्या हो जाएगा? बिल्कुल सही, 10 टू द पावर -9। और अगर हम बात करते हैं यहाँ पे पीको सेकेंड की, तो क्या हो जाएगी? 10 टू द पावर -12। तो आप इसको याद रख सकते हो, क्योंकि डायरेक्ट यहां से भी क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएगा। क्लियर? आया समझ में? अब देखो अगर हम बात करते हैं यहाँ पे मेनली जो आपकी जैसे लैंग्वेज पूछ लेता है कई बार कि कौन सी भाषा किसके अंदर आई, कौन सी भाषा किसके अंदर आई। तो यहाँ पे आपको नोट करना है और लिखना है। अगर आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया या नोट कर लिया ना, फिर मुझे नहीं लगता कि जनरेशन में से एक भी क्वेश्चन आपका, हाँ जनरेशन में से आपका कोई भी क्वेश्चन गलत हो जाएगा। फर्स्ट में आपकी मशीन लैंग्वेज आई है, मशीन लैंग्वेज जिसको 01 कहा जाता है। सेकंड जनरेशन में आपकी असेंबली लैंग्वेज पे काम करना शुरू हुआ था, जिसको निमोनिक बोला जाता है। निमोनिक का मतलब बड़े शब्दों का छोटा छोटा शब्द बनाना। थर्ड जनरेशन में आपकी फॉर्टेन और कोबोल आई है। ठीक है, इसकी फुल फॉर्म मैं पहले लिखवा चुकी हूँ। और उसके बाद अगर आप बात करोगे यहाँ पे फोर्थ जनरेशन की या फिर फिफ्थ जनरेशन की, तो भाषा की तो यहाँ पे बात नहीं होगी। मेनली यहाँ पर विंचेस्टर डिस्क के बारे में ही पूछा जाता है। क्या पूछा जाता है? तो यहाँ पे विंचेस्टर डिस्क के बारे में पूछा जाता है। ठीक है, तो ये जो विंचेस्टर डिस्क आई थी, यहाँ पे लैंग्वेज तो नॉर्मली वही चल रही थी, फिर बहुत सारी आई भी और गई भी, पर कोई मुख्य रूप से ज्यादा फेवरेबल नहीं हुई जिसके बारे में क्वेश्चन पूछा जा सके। फिर आती है आपकी पांचवी पीढ़ी। पांचवी पीढ़ी के अंदर कौन कौन सा आ जाता है आपका? यहाँ पर अगर देखा जाए लैंग्वेज, तो मरकरी जो लैंग्वेज है, मरकरी हो गई। आपकी एक और भाषा आ जाती है पावर बिल्डर हो गई। पावर बिल्डर और मरकरी ये दोनों की दोनों भाषा, पावर बिल्डर और मरकरी, ठीक है, ये दोनों की दोनों लैंग्वेज ये आपकी फिफ्थ जनरेशन ऑफ कंप्यूटर के अंदर आई हैं। क्लियर? बस। और बाकी अगर देखिएगा अगर पूछता है ये मेमोरी से रिलेटेड या कंप्यूटर, लिख लो मुख्य कंप्यूटर, ये ज्यादा पूछेगा। कौन से कंप्यूटर कौन सी जनरेशन के अंदर बने हैं? तो जो एनिएक हो गया या यूनिवैक प्रथम हो गया, यूनिवैक प्रथम ये आपका फर्स्ट जनरेशन में बना है। सेकेंड जनरेशन में आपका IBM 1401 बना था। IBM 1401 बहुत ज्यादा क्वेश्चन सेकेंड जनरेशन के कंप्यूटर से पूछा जाता है। कौन सा था? तो IBM इंटरनेशनल मशीन 1401। ठीक है, बस ये पूछेगा। एक NCR 304 था, वो भी लिख लेना। कौन सा कंप्यूटर कौन सी जनरेशन में आया था ये भी पूछ सकता है। थर्ड जनरेशन के अंदर कौन सा कंप्यूटर बना था? तो अगर बात करते हैं हम थर्ड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर की, तो उसमें आपका IBM 360, PDP 8 और PDP 11। तो यहाँ पे लिख लेना IBM 360, 360, PDP 8 और PDP 11। तो ये कब बना था? ये बना था आपका थर्ड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर में। फोर्थ जनरेशन में क्या बना था? तो IBM का 4341, IBM का
IBM का 4341 और DEC का 10, ठीक है। तो ये दोनों कंप्यूटर आपके किस में बने थे? तो ये दोनों कंप्यूटर आपके 4th जनरेशन ऑफ कंप्यूटर में बने थे। और जो एप्पल का पहला पीसी था, एप्पल वाले कंपनी का जो पहला पर्सनल कंप्यूटर था, वो भी 4th जनरेशन में ही आया। बस लास्ट 5th जनरेशन है तो इसमें तो बनना शुरू हो गया। इसमें बस इतना ही याद रखना आप कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आपकी आती है, इसमें ज़्यादा कुछ नहीं करना। इसमें बस आपको आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस याद रखनी है, क्योंकि अभी इस पर काम चल रहा है। तो अभी हम किसी एक पर्टिकुलर चीज़ को यहाँ पर मेंशन नहीं कर सकते कि कौन सा पावरफुल है। स्क्रीनशॉट ले लेना, डायरेक्ट अब क्वेश्चन पर जाएंगे। क्वेश्चन आपको बहुत सारे कंप्यूटर से भी रिलेटेड मिलेंगे। चलिए, तो स्क्रीनशॉट ले लिया आपने, इतना टाइम बहुत है। क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं फिर जल्दी से। चलिए, अब एक एक करके हमको क्वेश्चन देखना है जल्दी से। रैपिड फायर राउंड है, बहुत सारे क्वेश्चन इसी से संबंधित मिलेंगे और बहुत सारे क्वेश्चन में आपको नई नई नॉलेज भी मिलेगी। तो आंसर करना है आप लोगों को सबके लिए, ठीक है। चलो, क्वेश्चन नंबर 1 आपके स्क्रीन पर ये रहा। निम्नलिखित में से कौन सी भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र के द्वारा विकसित सुपर कंप्यूटर है? Which of the following is a supercomputer developed by भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर? बताइए कौन सा हो जाएगा? परमपदम, फ्लो सॉल्वर, चिप्स या अनुपम? तो भाभा अनुसंधान केंद्र के द्वारा डेवलप कौन सा पहला, मतलब इनके द्वारा डेवलप कौन सा सुपर कंप्यूटर है? क्लियर? जल्दी से क्वेश्चन नंबर 1 के लिए बताना है कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा भाई, जल्दी जल्दी से आंसर करना है। फिर इसके तुरंत बाद आपका ये जनरेशन वाले भी आंसर या क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। ओके, स्क्रीन को थोड़ा छोटा कर दो, वो स्टैंडर्ड स्क्रीन थी, है ना, कोई बात नहीं, मैं दोबारा से उसको लगा दूंगी, फिक्र मत करो। डी आंसर यहाँ पर आना स्टार्ट हो गया भाई, वेरी गुड। कौन सा था? तो वो अनुपम कंप्यूटर था। अनुपम, भाभा अनुसंधान केंद्र के द्वारा बनाया गया पहला सुपर कंप्यूटर अनुपम था, ठीक है। पूरे दुनिया, पूरे इंडिया के अंदर तो परम था, लेकिन भाभा अनुसंधान केंद्र के द्वारा बनाया गया अनुपम था। और भाभा अनुसंधान केंद्र आपका कहां पर है? तो वो मुंबई राज्य में। कौन से राज्य में? मुंबई राज्य में। नेक्स्ट देखेंगे, नेक्स्ट आप देखोगे क्वेश्चन नंबर 2 आपके स्क्रीन पर ये रहा और क्या दिया है? डिजिटल कंप्यूटर, क्वेश्चन यहां पर दे रखा है आपको, डिजिटल कंप्यूटर विकसित किया गया किसके द्वारा? डिजिटल कंप्यूटर किसके द्वारा विकसित किया गया? रूस के द्वारा, ब्रिटेन, यूएसए या जापान? क्वेश्चन नंबर 2 का कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? हाँ बिल्कुल सही, अनुपम, मुंबई करेक्ट हो जाएगा यहाँ पर। और एक और बात मैं आप लोगों को बता दूं, तो कल हम फिर क्वेश्चन ही करेंगे, क्योंकि थ्योरी के चलते क्वेश्चन नहीं हो पा रहे हैं। तो कल का सेशन क्वेश्चन के नाम, ठीक है। जो चीजें पढ़ी हैं उसकी प्रैक्टिस करनी बहुत जरूरी हो जाती है। क्वेश्चन नंबर 2 बताइए, डिजिटल कंप्यूटर कौन सी, किस देश के द्वारा विकसित किया गया था? तो यहाँ पे आंसर आना स्टार्ट हो गया आप लोगों का। 2 का यहाँ पे आंसर सी आ रहा है, यूएसए, जापान, यूएसए, जापान। भाई जापान ने तो अब किया है, ये पूछ रहा है विकसित, किसने डेवलप करना शुरू किया था? तो यहाँ पर यूएसए का मतलब यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। और कैसे भूल सकते हैं हम, अमेरिका नहीं, जब हमको इंटरनेट दिया है तो डिजिटल कंप्यूटर पहला ENIAC इलेक्ट्रॉनिक, और उससे पहले अगर मैं बात करती हूँ डिजिटल की तो ABC हो गया। बहुत सारे कंप्यूटर जो कि हमें अमेरिका ने दिए। जापान ने तो अभी हमें सुपर फास्ट सुपर कंप्यूटर दिया है, जिसका नाम है फुगाकू, जिसको हम लोगों ने याद किया कर रखा है जापान के फूफा जी, है ना। तो ये लेटेस्ट अभी इन्होंने 2020 फरवरी में लॉन्च किया था। फरवरी में नहीं, सॉरी, जून में किया था, जब कोरोना के चलते सारी देश दुनिया मतलब अपने घरों में बैठी थी। तब इन्होंने क्या करा, अपने वैज्ञानिकों को काम पर लगाया, बोला कि आप लोग एक सुपर कंप्यूटर का निर्माण कर दो। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 3 दे रखा है, वह आदमी जो कंप्यूटर का जनक समझा जाता है, क्या नाम है उसका? ये पूरे बेसिक लेवल के क्वेश्चन से आप लोगों के, बिल्कुल भाई ले सकते हो क्लास, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। हाँ जी, यहाँ पे अगर आप देखोगे पूरे आपके यहाँ पे क्वेश्चंस आप लोगों को देखने को मिलेंगे। और यहाँ पर बता दो, देखो आप में से बहुत सारे स्टूडेंट पूछते हैं कि मैम पीडीएफ। तो देखो ये आप लोगों को पूरी क्लास फ्री मिल रही है, जैसा कि आपको सचिन सर ने भी बताया था जब पूरी आपका सेशन लिया गया था संडे में। उसके साथ मैं आपको बता दूं कि 299 में अगर आपको पीडीएफ चाहिए प्लस 10 टेस्ट सीरीज, मैंने आपको कल भी बताया था ना, अगर आपको सारी क्लासेस की पीडीएफ चाहिए और उसके साथ 10 टेस्ट सीरीज चाहिए राजस्थान पुलिस पटवार से संबंधित, तो आपको 299 पे करने पड़ेंगे और ये दोनों चीजें आपको मिल जाएंगी।
अब कुछ स्टूडेंट पूछते हैं कि मैम हम किसको दें या कैसे पे करें। आप कॉल कर सकते हो, कॉल अगर बिजी जाता है या नहीं मिल पाता है तो आप एग्जामपुर ऑफिशियल ऐप आप लोगों के पास होगा, उसको इंस्टॉल करना अगर नहीं है तो। उसके बाद आप जाना वहाँ पर टेस्ट सीरीज पर, उसके बाद आप देखना ऑनलाइन कोर्स वहाँ पर परचेज कर सकते हो। ये 299 राजस्थान पुलिस पटवार वाले स्टूडेंट्स के लिए है। और वही चीज़ मैं बोलूँगी, देखो एक चीज़ होती है कि क्या करेंगे, लेकर पढ़ तो रही हैं, ठीक है, इतने में कुछ नहीं होता ना, इतने में कुछ नहीं होता। अगर नॉर्मली आप रजिस्टर भी तब से खरीदते आ रहे हो तो इतने से ज़्यादा का आपने रजिस्टर ही खरीद लिया होगा, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं। आपको PDF मिलेगी, आपको ये तो देखो 10 टेस्ट सीरीज मिल रही है, 10 टेस्ट सीरीज मिल रही है आपको, उसमें बहुत सारी चीज़ें सीखने को भी मिलेंगी। चलो तो यहाँ पे आंसर आना स्टार्ट हो गया है आप लोगों का, बिल्कुल करेक्ट है, चलो ले लिया है, बहुत अच्छी बात है। स्टार्टिंग से ही शुरुआत करनी चाहिए ना, अब लास्ट में आप लोगे फिर उसका क्या मतलब रह जाता है। यहाँ पे चार्ल्स बेबेज बिल्कुल ठीक होगा। अगर किसी ने यहाँ पे ब्लेज पास्कल बोला ना, फिर मैं उसकी पिटाई करने वाली हूँ। ब्लेज पास्कल जी ने कैलकुलेटर बनाया था, चार्ल्स बेबेज ने क्या बनाया था, इन्होंने ही आपका कंप्यूटर का निर्माण किया था। और कंप्यूटर भी कौन सा मैकेनिज्म था, एनालिटिकल इंजन। क्या था, एनालिटिकल इंजन, इन्होंने इसका आविष्कार किया था, इस वजह से इनको पितामह बोला जाता है कंप्यूटर का। चलिए यहाँ पर आप देखोगे क्वेश्चन नंबर 4, और ये मैं होमवर्क में दे दूंगी भाई, पढ़ाते पढ़ाते टाइम का पता ही नहीं चला। क्वेश्चन नंबर 4 आपका ये स्क्रीन पे है और ये आपका हो जाएगा होमवर्क क्वेश्चन। और एज यूजुअल ये वाला क्वेश्चन आपको ऑफलाइन कमेंट करना है, तो थोड़ा सा समय निकाल लेना, ऑफलाइन कमेंट कर देना। क्लास अच्छी लग रही हो तो क्लास को लाइक जरूर करें और फीडबैक जरूर लिखें कि क्लास में जितनी चीजें समझ में आई, कितनी चीजें आपको समझ में आती हैं। क्वेश्चन है, कंप्यूटर में प्रयुक्त IC चिप किसकी बनी होती है, सिलिकॉन, लीफ, क्रोमियम या गोल्ड। आंसर आपको करना है, मैं लास्ट यहाँ पर बस वो स्क्रीन लगा देती हूँ ताकि जिन बच्चों ने नहीं लिया होगा स्क्रीनशॉट वो ले लेंगे। क्लियर, तो आप लोग यहाँ पर स्क्रीनशॉट ले लेना। भाई मैं इसको छोटा करने की कोशिश कर रही हूँ पर ये छोटा नहीं होगा ना, क्योंकि ये स्टैंडर्ड स्क्रीन थी जिस पे मैंने लिखा था, मैंने जूम करके नहीं लिखा था। चलो तो यहाँ पर देखो क्या हो जाएगा, इतना छोटा तो हो जाएगा ये, ठीक है। चलो तो ये वाला आप स्क्रीनशॉट ले लेना, स्क्रीनशॉट ले लेना ये। तो फिर उसके बाद क्लास को करते भाई यहाँ पर एंड, मिलते हैं कल अपनी टाइम पर ठीक 9:30 बजे अच्छे अच्छे क्वेश्चन के साथ। कल तो दमदार क्वेश्चन ही करेंगे। चलिए क्लास को करते हैं, मिलते हैं कल, तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, खुश रहिए, अपना अपने घर वालों का ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत।